कम वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं? ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो फिर कितने लोग हैं? 19 पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है, आप लाइव कर दीजिए क्लास। ठीक है, मैंने लाइव कर दिया। ओके ओके। अच्छा, तो एक सेकंड। अच्छा जी, आज लास्ट क्लास है रिएक्ट की। अम, ये बताएं कि जो मैं हमेशा क्लास शुरू करने से पहले पूछती हूँ कि कितने लोग हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ साथ। मैं अभी असाइनमेंट्स की और किसी चीज़ की बात नहीं कर रही। अभी मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि कितने लोग हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कमेंट्स में बताइए अगर कोई अम, अच्छा, उस्मान है। और अच्छा, देखिए, हम लोग कोशिश कीजिए। देखें, कुछ लोग हैं जिनसे मुझे मालूम है कि शुरू शुरू में नहीं हो पाता, वो कोई मसला नहीं है। आप जो आसान तरीका है ना, सबसे आसान तरीका मैं वही बता सकती हूँ जो मैं खुद करती हूँ। तरीका ये है उसका कि जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही ना, आप उसको ये ना देखें कि इतना सारा कोड। आपको खुद मालूम है कि वो ज़्यादा होता है, लिखा हुआ होता है, जो नज़र आ रहा होता है, लेकिन जब आप समझने की कोशिश करते हैं और पूरा ब्रेक कर देते हैं, तो उसको ब्रेक करके समझना ज़्यादा आसान होता है। तो बिल्कुल रिलैक्स होके, पैनिक नहीं करें। आधे से ज़्यादा लोग जो मैं टेस्ट के दौरान भी देख रही होती हूँ कि वो टेस्ट में गड़बड़ इसलिए करते हैं क्योंकि एकदम से पैनिक कर जाते हैं। और उसमें मसला ये होता है कि जो चीज़ समझ में भी आ रही होती है वो भी समझ नहीं आती कि इतना सारा अब ये करना है, तो वो ना करे। थोड़ा 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 करके उसको प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह हो जाना चाहिए। जिन लोगों ने जावास्क्रिप्ट कर ली है उनके लिए बिल्कुल मसला नहीं होना चाहिए रिएक्ट करना। अच्छा, तो अब देखें यूआई बैकएंड का ना, देखें वही वाली बात है कि फ्रंट एंड पे क्योंकि हमें नजर आ रहा होता है, उसको समझ के उसको बनाना थोड़ा आसान होता है। बैकएंड के लिए जो सारी चीजें हैं कि वो उसमें जिस चीज में भी, अब मैं एक रीजन तो नहीं होता कि आप कहाँ पे फंस रहे हैं, वो बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जहां पर भी मसला हो ना, उसको फौरन पूछ लें। अगर पूछे नहीं तो फिर गूगल करें, अगर कोई उस वक्त अवेलेबल नहीं है। लेकिन ना, जो छोटी छोटी चीजें हैं वो मसला होगा, जरूर होगा, वो हम सबके साथ होता है। तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। और देखते हैं कि क्लास के एंड पे या फिर एक हेल्प सेशन में कोशिश करती हूँ कि अगर कोई है जो रख सके। मैं देखती हूँ कि कौन कर सकता है, तो हेल्प सेशन रखवा देंगे। जो आप लोगों के इश्यूज होंगे डेवलपमेंट के दौरान, उनको कोशिश करेंगे कि वो वाले सारे इश्यूज आपके देखेंगे क्या हैं और उन पे बात करेंगे। अच्छा, तो अभी तक रिएक्ट को हमने काफ़ी जो भी सेशंस थे वो काफ़ी इन डेप्थ हमने किए हैं सेशंस। तो आज लास्ट क्लास है रिएक्ट की। अच्छा, so before we continue, let's do a quick recap. So far we have learned how to build React components, adding interactivity and managing state. अच्छा, तो व्हेन बिल्डिंग यूआई हमने मल्टीपल कंपोनेंट्स को साथ यूज करना सीखा है। अच्छा, और ये भी सीखा है कि रिएक्ट कंपोनेंट्स में हम जावास्क्रिप्ट में मार्कअप कैसे राइट करते हैं। मतलब जैसे, और उसके अलावा जेएसएक्स मार्कअप में कर्ली ब्रेसेस यूज करके जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी को भी एक्सेस करना सीखा है। और कंपोनेंट्स को प्रॉपर्टीज के थ्रू डेटा पास कैसे करते हैं ये भी देखा है। अच्छा, रिएक्ट में कंडीशनल रेंडरिंग कैसे होती है ये भी हमने प्रैक्टिस किया है। अच्छा, तो व्हेन एडिंग इंटरएक्टिविटी हमने यूजर इनिशिएटेड इवेंट्स को हैंडल करना सीखा था। और रिएक्ट, उसके अलावा रिएक्ट स्टेट हुक यूज करके इंफॉर्मेशन
स्टोर करना सीखा था। अच्छा, ये सारी चीजें हैं जो मैं रिपीट कर रही हूँ, जो सारे कॉन्सेप्ट्स हम कवर कर चुके हैं। आपने करना यह है कि अगर कुछ लोग हैं जिनको ये सारी चीजें समझ नहीं आ रही होंगी, आपने करना यह है कि इन कॉन्सेप्ट्स को लिखें और बारी बारी जो पिछली जो वीडियोस हैं उनमें जाके देखिए कि ये कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे मैंने अभी बात की है। अच्छा, उसके अलावा हमने रिएक्ट की रेंडरिंग टेक्निक्स अंडरस्टैंड की है, जिसमें रिएक्ट का वर्चुअल डोम का जो कॉन्सेप्ट था वो इन डेप्थ हमने कवर किया था। और फिर ये भी देखा था कि हम कैसे मल्टीपल स्टेट अपडेट को क्यों कर सकते हैं। अच्छा, तो हम अब क्या है कि उसके अलावा हम कैसे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स को अपडेट कर सकते हैं यूजिंग स्टेट। And we also started to learn state management and differentiating between component state and global state. We also learned how to structure the state and also learned how to extract the state from the component to a reducer. तो आज की क्लास में हम ये सारे जो आज की क्लास में हम कॉन्टेक्स्ट कवर करेंगे। अच्छा, आपने ये अब सारी चीजें हैं, कुछ लोग हैं जिनको सारा ऊपर से गया होगा, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है या जिन्होंने कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश नहीं की। अभी लास्ट 2-3 क्लासेस में मैं खामोश इसलिए थी जब आदिल काम करवा रहे थे कि मैं नहीं चाह रही थी कि बीच में ना, अगर मैं वो बताती भी हूँ तो आपको डिस्टरबेंस होगी। तो इसलिए ये किया गया था कि आप सिर्फ देखें और लाइव कोडिंग हो जिसको आप देखें और उसको समझने की कोशिश करें। आपने करना ही है, देखें आपके पास सारे डॉक्यूमेंट, सारी बुक, सब कुछ मौजूद है। यहाँ पे अगर लाइव अगर वो ना करके दिखाया जाए, जो जबकि बताया भी गया है थोड़ा थोड़ा साथ में, अगर ये ना करके दिखाया जाए तो फिर मसला ये होगा कि वो आप कहेंगे कि बुक तो हमारे पास है, वहां से हम कुछ लोग हैं वो कहते हैं खुद कर लेंगे, तो ये बनाकर दिखा दें। जब बनाकर दिखा रहे होते हैं तो फिर ये होता है कि पूरी थ्योरी भी बताएं, तो वो कुछ लिमिटेड टाइम होता है उसमें आ, सारी चीजों को कवर नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो अब क्योंकि लास्ट क्लास है, आपने करना क्या है, मैं उन लोगों से भी मुखातिब हूँ जिन्होंने जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है या जो अभी इस डर से प्रैक्टिस छोड़ दिए कि हमें समझ नहीं आएगा। ये जो सारी चीजों का मैंने रिकैप करवाया है कि अभी हमने लास्ट क्लासेस में क्या किया था, ये करवाने का मकसद ये है कि आप नाम नोट कीजिए, जो जो चीजें मैंने अभी बताई हैं उनको लिखें, दोबारा से वीडियोस को देखिए, जो बातें की गई हैं जो एक दफा में समझ नहीं आ रही वो 3 से 4 दफा में आप जब देखते हैं तो समझ आना शुरू हो जाती है। तो प्लीज गिव अप नहीं कीजिए, जो भी आपने करना है, जो भी आपने पढ़ना है, अगर आपके क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं तो उनका जवाब देना आसान होता है। अच्छा दानिया, आप नेक्स्ट क्लास प्लीज टॉपिक्स में मैं बात नहीं समझ पा रही आप। अ, अच्छा, बात ये थी कि मैं रिकैप करवा रही थी। अच्छा, उसके दरम्यान में अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे और मैं वो छोड़ के रिकैप और आपके जवाब दूंगी तो वो फिर वो वाली बात भी रह जाती है और आपका जवाब भी रह जाएगा। मैं अब बारी बारी सब चीजों का जवाब देती हूँ, परेशान नहीं हूँ। ये मुझे बताएं, कमेंट्स में बताइए एक चीज, ताकि ना उस लिहाज से फिर कुछ देखते हैं, अरेंज करते हैं आपके लिए। ये बताएं कि कितने लोग हैं जिनको कुछ, देखें हर एक का ना जहन अपने तरीके से चल रहा होता है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं हमें यूआई बनाना, हम सीएसएस हमारी बहुत बुरी है, सीएसएस पे काम होता ही नहीं, बैक एंड डेवलपमेंट बहुत इजी लगती है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं बैक एंड डेवलपमेंट होती ही नहीं है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट इजी लगती है। आप में से कितने लोग हैं जो यूआई में अच्छे हैं और कितने लोग हैं जो बैक एंड डेवलपर अच्छे बन सकते हैं, मुझे कमेंट्स में बताइए। अच्छा, उसके बाद मैं गौर करती हूँ, आपके लिए एक फॉर्म भी बनाया है ताकि जो आप लोगों ने काम किया है वो मैं खुद चेक कर रही होंगी, और बल्कि आदिल और मैं हम लोग दोनों खुद ही चेक करेंगे, उसके बाद आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे। अच्छा दानियाल, आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं, मुस्तफ़ा, सलमान, अच्छा तीनों फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं, ठीक है। अब देखें अमानत साहब, अब उनको बैक एंड अच्छा लग रहा है। अच्छा, यूआई, क्योंकि कुछ लोगों का ना कि देखें यूआई का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ लिया और हेडिंग और पैराग्राफ और पिक्चर्स और वो करके
दे दिया, उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है उसका अलाइनमेंट, और फिर उसको रिस्पॉन्सिव किस तरह आपने किया है, वो सारी चीजें ना, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा चलें, ठीक है। आ, एक काम करते हैं, मैं आदिल आप प्लीज फॉर्म शेयर कर दें अगर। अच्छा ये फॉर्म है, प्लीज ये फॉर्म फिल कर दें ताकि फिर मैं आपसे खुद कांटेक्ट करूंगी, मैं या आदिल आपसे, दोनों में से हम में से कोई आपसे कांटेक्ट करेगा, आपके प्रोजेक्ट्स और आपके असाइनमेंट्स, आपका गिटहब जो भी आपने काम किया हुआ है वो देखकर, और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से आपकी फर्दर ट्रेनिंग होगी। अच्छा नहीं दानियाल, हम लोगों की क्लास में भी सिर्फ रिएक्ट है, हम रिएक्ट कवर करेंगे, तो यहाँ पर नहीं होगा सैनिटी, हम लोग नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा आदिल आप प्लीज कंटिन्यू कर लें जो जो टॉपिक है, उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो फिर मैं एंड में वो कर लूंगी। अच्छा ये फॉर्म प्लीज फिल कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, सो प्लीज़ बेयर विद मी इफ़ आई टेक पॉजेज इन बिटवीन। अच्छा, सो फॉर्म आपको शेयर कर दिया है, क्लास के बाद कर लें, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्लास के बाद ही होगा। अच्छा, एक ये वाला जो क्वेश्चन था सैनिटी वाला, देखें हमारी जो कोशिश रही है फ्रॉम द फर्स्ट डे, वो ये रही है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जावास्क्रिप्ट में कंफर्टेबल हों एंड टाइपस्क्रिप्ट में कंफर्टेबल हों। तो विद बोथ ऑफ दोज इन माइंड, अगर आपने जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस की है एंड टाइपस्क्रिप्ट की प्रैक्टिस की है, देन होना ये चाहिए कि इट डजेंट मैटर कि कौन सा नया टूल कल हम इंट्रोड्यूस करते हैं, एज लॉन्ग एज इट्स इन दैट सेम लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क, आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बिकॉज यूल अंडरस्टैंड द कोर टेक्नोलॉजी जिस पे वो चल रहा है सिस्टम, राइट। सो इफ़ you're टॉकिंग अबाउट सैनिटी और you're टॉकिंग अबाउट कंटेंटफुल या कोई भी इस तरह का जो टूल होता है, तो सैनिटी इज़ जस्ट अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, राइट, जहाँ पर इंफॉर्मेशन हम सेव करते हैं। एंड सैनिटी को इंटीग्रेट करने के लिए आपने करना क्या है कि यू जस्ट हैव टू मेक एपीआई कॉल्स। तो एपीआई कॉल्स करना आपको आती हैं इन इन रिएक्ट एप्लीकेशन। सो उसके लिए सॉरी, उसके लिए ये है कि यू विल हैव द एबिलिटी टू डू इट बिकॉज आपको जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट आती है, राइट, एंड इट जस्ट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ लर्निंग। तो इस चीज़ के लिए आपको एक आदत बनानी होगी कि ये जो टूल्स होते हैं ना, वेदर इट्स सैनिटी, वेदर इट्स कंटेंटफुल, एवरी डे देयर इज सम न्यू टूल। तो वो हम क्लासेस में कवर कर सकते हैं, लेकिन इट डजंट रियली हेल्प यू कि अगर हम इन डेप्थ जाके इवन सैनिटी को कवर करते हैं। तो व्हाट हेल्प्स यू इज हम कोर टेक्नोलॉजी पे ट्रेनिंग करते हैं, राइट। एंड देन सैनिटी हो गया, ये सब हो गया, ये आप Q3 में खुद से करके प्रैक्टिस करके सीख जाएंगे, एंड दैट्स द होप एक्चुअली। ठीक है, सो आई थिंक Q3 का जो एजेंडा है, दैट्स लाइक द बूट कैंप फेज, जहाँ पर अभी तक जो भी हमने पढ़ाई की है, वेदर इट्स द प्रोग्रामिंग विद टाइपस्क्रिप्ट फ्रॉम Q1 और the Next.js and React from Q2, plus जो भी additional चीज़ें here and there cover की हैं, like the Tailwind and the Chakra UI and everything। तो ये वाली सारी जो भी tools हैं, इन सबको practice करने का आपको मौका मिलेगा, where you'll be working on different assignments and projects
ताकि आपका एक कोई portfolio तैयार हो, and then you can start pitching customers on like freelancing platforms, Upwork पे, Fiverr पे, and so on. I think objective ये है कि we want you to be able to start earning. और अभी तक जितना हम कर चुके हैं ट्रेडिंग, that really is enough कि आप you know, you can go in and start working as a entry level front end developer with any customer, right? And then वो फिर आपकी experience building होती रहेगी and you'll grow from there. And साथ में फिर from quarter 4 फिर we'll move on to other things. So that's the plan. I think Zia साहब की तरफ से आप लोगों को एक more in depth and detailed guideline मिल जाएगी. I'll talk to him after the class ताकि वो एक message push कर देंगे ताकि बिल्कुल और भी clear हो जाए. So hope that answers that question. Let's continue. Let's finish up React. Form, I think I shared it. Here it is one more time. Okay, let's go and continue with the React stuff. मैं एक सेकंड अपना सिस्टम कर लूँ. Okay, so here is our project from before. अच्छा, so last time हमने state management पे काफ़ी काम कर लिया था and reducer तक हमने I think cover कर लिया था. तो हमने reducer function बनाना सीख लिया था and we started using the use state and use reducer, the use reducer hook जिसके थ्रू हम जो कंटेंट कंपोनेंट लेवल स्टेट था उसको हमने वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके एक रिड्यूसर में मूव कर दिया था, राइट? सो नाउ लेट्स कंटिन्यू एंड जो हमारा जो नेक्स्ट जो एरिया है जिसमें हमें फोकस करना है, रिएक्ट के अंदर कॉन्टेक्स्ट एपीआई होती है. उसमें हमने वर्क करना है कि हाउ कैन वी मैनेज स्टेट एट अ ग्लोबल लेवल एज अपोज टू अ कंपोनेंट लेवल. ठीक है, सो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जैसे आपकी एप्लीकेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती जाती है एंड यू नो यू स्टार्ट हैविंग मल्टीपल कंपोनेंट्स जिसके अंदर आपने बिटवीन कंपोनेंट्स स्टेट को शेयर करना है. तो अगर आप प्रॉपर्टीज़ के थ्रू स्टेट या इंफॉर्मेशन पास करते हैं देन इट बिकम्स अ लिटिल बिट टू मच. तो उससे अच्छा ये रहता है कि यू कैन यूज़ द कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट जो जिसका जो ये पर्पस बिल्ट है इसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए. ठीक है, just give me 1 second here. Sorry guys, acha, so let's continue here. No, I think let's continue it and let's finish this thing today. Good question. Context and redux में क्या फर्क है?
कॉन्टेक्स्ट जो है वो रिएक्ट का बिल्ट इन ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन है, एंड Redux इज सेपरेट प्रोडक्ट जो रिएक्ट से हटकर है. Redux जो है वो आप दूसरे फ्रेमवर्क्स के साथ भी, दूसरी लाइब्रेरीज के साथ भी यूज कर सकते हैं. जनरली जहाँ पर यूजेबिलिटी की बात होती है, जिन एप्लीकेशंस के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज कम होती हैं या कॉन्टेक्स्ट कम होता है या फीचर्स कम होते हैं, तो उनमें इट मेक्स सेंस टू यूज कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट काफ़ी सिंपल है और इजी टू यूज है विद इन रिएक्ट. बट इसमें कुछ इश्यूज आ जाते हैं जब आपकी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाती हैं एंड यू हैव अ मोर एडवांस लेवल प्रोडक्ट. तो जितने ज़्यादा फीचर्स आपके प्रोडक्ट में होते हैं, इट बिकम्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज इट यूजिंग द कॉन्टेक्स्ट. तो Redux उसमें फिर हेल्प करता है कि इफ़ यू हैव अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन, तो उसमें यू कैन यूज Redux टू सिंप्लीफाई थिंग्स अ लिटिल बिट मोर. ठीक है, बट फॉर नाउ जस्ट फोकस ऑन कॉन्टेक्स्ट. ज़्यादातर जो normal applications होती हैं, they can be built with context. And then as you progress, फिर Redux भी सीख सकते हैं. Okay. अच्छा. Yes, अगर आप Redux use कर रहे हैं, then you'll no longer need to use context. ठीक है. अच्छा. So let's start here from this section. When we're talking about passing data deeply with context. अच्छा. तो बात कहाँ से स्टार्ट हो रही है कि जब आप इंफॉर्मेशन पास करते हैं, तो जनरली क्या होता है कि आप एक पेरेंट कंपोनेंट से इंफॉर्मेशन पास करते हैं टू अ चाइल्ड कंपोनेंट. और ये हम देख चुके हैं कि हम प्रॉपर्टीज यूज करके कैसे इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं, राइट. कि जब भी हम एक कंपोनेंट को कॉल करते हैं, उसके अंदर हम प्रॉपर्टीज के थ्रू डेटा पास कर लेते हैं. अच्छा. लेकिन अगर आप ये समझें कि इतना डायरेक्ट रिलेशनशिप ना हो जैसे पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट, अब आप ये समझें कि बीच में काफ़ी और भी कंपोनेंट्स हों या डायरेक्ट हायरार्की ना बनी हुई हो, और आप चाह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन शेयर हो इन बिटवीन दीज कंपोनेंट्स, तो वो कितना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कि आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक इंफॉर्मेशन पास कैसे करेंगे. तो कॉन्टेक्स्ट का जो कॉन्टेक्स्ट इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए बनाया गया था. ठीक है. तो कॉन्टेक्स्ट क्या करता है कि जो भी पेरेंट कंपोनेंट है, वो उस कंपोनेंट से इंफॉर्मेशन लेता है, और फिर उसके अंडर जो भी चाइल्ड कंपोनेंट आता है, नो मैटर वो कितना डीप लेवल अंदर जाता है, वेदर इट्स अ डायरेक्ट चाइल्ड या ग्रैंड चाइल्ड या 10 लेवल्स डीप भी अगर होता है, तो आपको प्रॉप्स के थ्रू इंफॉर्मेशन पास करने की ज़रूरत नहीं है. आप कॉन्टेक्स्ट के थ्रू डेटा पास कर सकते हैं. ठीक है. तो इस सेक्शन में हमने देखना यह है कि प्रॉप ड्रिलिंग क्या होती है, और हम इसको रिपीटेटिव जो प्रॉपर्टीज़ को हम पास कर रहे होते हैं, या जो प्रॉप ड्रिलिंग है, इसको हम अवॉइड कैसे करें, और कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करके हम सिंप्लीफाई कैसे करें, और कुछ कॉमन यूज़ केसेस हैं कॉन्टेक्स्ट के, और कुछ अल्टरनेटिव्स कॉन्टेक्स्ट के. अच्छा. तो सबसे पहले प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. ठीक है. और क्योंकि अब हमें पता है कि कंपोनेंट्स में हम प्रॉपर्टीज कैसे पास करते हैं, तो दिस विल होपफुली मेक सेंस. अच्छा. तो जब हम प्रॉपर्टीज पास करते हैं, तो ये एक एक्सप्लिसिट तरीका है कि हम एक्सप्लिसिटली, मतलब कि हम कोड के अंदर राइट करके के पास दिस डेटा, राइट. हम एक्सप्लिसिटली उसको बता रहे हैं कि इस कंपोनेंट में ये डेटा पास करना है. ठीक है. एंड इट्स रिटन देयर. अच्छा. तो इस तरीके से हम प्रॉप्स पास करते हैं कि वी मेक श्योर कि जब हम कंपोनेंट कॉल कर रहे हैं, तो उस कंपोनेंट को कॉल करते वक्त हम इंफॉर्मेशन कॉल कर देते हैं, जो भी हम एट्रीब्यूट के थ्रू ऐड करके प्रॉपर्टी पास कर देते हैं, राइट. अच्छा. तो अगेन प्रॉब्लम क्या है कि जब हमने ये मल्टीपल टाइम्स करना होगा थ्रू डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंपोनेंट्स, तो दिस विल बिकम टू मच. ठीक है. अब आप ये वाला एग्जांपल देखें
कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेरेंट कंपोनेंट है जहाँ से आपने इंफॉर्मेशन पास करनी है एंड अच्छा एक तो होता है ना कि आपने डायरेक्ट चाइल्ड को इंफॉर्मेशन पास कर दी, समथिंग लाइक दिस इज वेरी सिंपल, राइट? तो इसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा. बट व्हेन यू हैव complexity and a hierarchy of components, के कंपोनेंट के अंदर in another level, so many different layers of components, और आप इस मेन जो पेरेंट कंपोनेंट है यहाँ से आप कोई भी डेटा पास करना चाह रहे हैं ऑल द वे टू दिस कंपोनेंट, तो यू कैन सी कि आपने एक पास यहाँ किया, एक पास यहाँ किया, 3 and 4, तो 4 टाइम्स आप प्रॉपर्टीज को पास करेंगे फ्रॉम कंपोनेंट टू कंपोनेंट टू कंपोनेंट टू कंपोनेंट एंड फाइनली जहाँ पर वो एक्चुअली में यूज होगा. So this becomes too much, right? It's too much too much in terms of passing properties through code explicitly करना. इससे आपका कोड भी ज़्यादा हो जाएगा and it's hard to manage as well. Maintenance भी मुश्किल हो जाएगी. So idea क्या है कि we want to be able to pass data from here directly here without explicitly passing the information through properties. ठीक है? अच्छा तो जब तक हम कॉन्टेक्स्ट यूज नहीं कर रहे थे हमें इसी तरीके से इंफॉर्मेशन पास करने पड़ रही थी, राइट? तो अगर आप पुरानी रिएक्ट एप्लीकेशंस देखेंगे जिनमें कॉन्टेक्स्ट अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ हुआ, दे विल बी डूइंग समथिंग लाइक दिस के दे विल बी पासिंग वैल्यूज फ्रॉम कंपोनेंट टू कंपोनेंट. ठीक है? अच्छा, अब हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की. कॉन्टेक्स्ट क्या करता है कि जो भी आपका पेरेंट कंपोनेंट होता है उस कंपोनेंट का डेटा उस पेरेंट कंपोनेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन सबको वो डेटा एक्सेस कर सकते हैं. सही है? अच्छा, ये अब एक एग्जांपल देखते हैं कि ये एक हेडिंग कंपोनेंट है जिसको हम कोई लेवल दे सकते हैं जिससे साइज डिटरमिन होता है. ठीक है? सो हेडिंग इज द कंपोनेंट नेम और इसमें एक प्रॉपर्टी है called level जिसमें we can pass in different levels. So this is like heading 1 through heading 6 in HTML, right? अच्छा, तो let's suppose एक second. सही. अच्छा, तो let's suppose कि आपने ये जितनी भी headings हैं आप ये चाह रहे हैं कि ये एक ही सेक्शन में अगर यूज हो तो ये सेम साइज में हो. अच्छा, तो नाउ लुक एट दिस कि इन्होंने इसी तरह से सेक्शन क्रिएट कर दिया ना एंड सेक्शन के अंदर they've just added some headings, तो बट स्टिल पासिंग इन कि आपका जो भी आपकी लेवल की वैल्यू है आपको अभी भी इसको प्रॉपर्टी के थ्रू पास करना पड़ रहा है. ठीक है? कि लेवल 1 में टाइटल है, लेवल 2 सेक्शन में हेडिंग लेवल 2 है, फिर सब हेडिंग है एंड इस लेवल 4 पे सब हेडिंग है, राइट? एंड देयर ऑल डिफरेंट साइजेस. तो इसमें केस में क्या है कि हर लेवल में हमें अभी भी प्रॉपर्टी पास करनी पड़ रही है. ठीक है? अच्छा, इस तरह से कि हर हेडिंग के साथ वी हैव टू पास इन द लेवल. ठीक है? अच्छा, वुडंट इट बी बेटर कि हम सेक्शन के अंदर एक बार प्रॉपर्टी पास कर दें, ठीक है, और बाकियों से हम रिमूव कर दें? सो इंस्टेड ऑफ हैविंग द लेवल फॉर ईच हेडिंग हम उसको सेक्शन के अंदर ऐड कर दें, राइट? तो एक तो ये तरीका है. अच्छा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है कि जो हेडिंग है, ये वाली जो हेडिंग है, उसको क्या पता है कि उसका जो क्लोजेस्ट सेक्शन है, मतलब ये वाला सेक्शन, उसकी वैल्यू क्या है? ठीक है? तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से सारे लेवल्स हटा के हर सेक्शन में ऐड कर देंगे तो इस हेडिंग को कैसे पता है कि इट हैज़ टू लुक एट दिस सेक्शन एंड नॉट दिस वन एंड नॉट दिस वन? ये वाला इसका करीबी है, राइट? तो व्हाट इज द सॉल्यूशन देयर? इसमें हमें क्या करना होगा कि
जो चाइल्ड है वो अपने पेरेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन मांग सके। अच्छा, ये आप प्रॉप्स के थ्रू नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि प्रॉप्स जो है वो वन वे फ्लो होता है फ्रॉम द पेरेंट डाउन टू द चाइल्ड। चाइल्ड जो है वो पेरेंट से इंफॉर्मेशन आस्क नहीं कर सकता इन इन द रिएक्ट इन द रिएक्ट मेथड, राइट? अच्छा, तो इसके लिए हम कॉन्टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो कॉन्टेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है? उसका हम कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे इस केस में लेवल्स की बात हो रही है तो उन्होंने नाम दे दिया लेवल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? जब कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा फिर हम उस कॉन्टेक्स्ट को यूज करेंगे, ठीक है? जहां पर भी जिस भी कंपोनेंट में हमें डेटा की जरूरत है वहां पर हम कॉन्टेक्स्ट को यूज कर लेंगे, ठीक है? एंड देन द लास्ट थिंग इज कि हम जो भी कंपोनेंट में यूज करेंगे कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है, उसको हम कॉन्टेक्स्ट के थ्रू प्रोवाइड कर देंगे जो भी डेटा उसको चाहिए, ठीक है? सो क्रिएट द कॉन्टेक्स्ट, यूज द कॉन्टेक्स्ट एंड प्रोवाइड द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? अच्छा, अब आप ये देखें एक एग्जांपल कि अगर सिंपल फ्लो है और आपके पास एक पेरेंट है और डायरेक्ट चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं, तो इट्स वेरी सिंपल कि आप कॉन्टेक्स्ट को को डायरेक्टली यूज करें। अच्छा, इसमें और प्रॉप ड्रिलिंग में इतना कोई खास फर्क नहीं है, राइट? क्योंकि सिर्फ एक लेवल है। तो इस ऐसे केस में इट डजंट, समटाइम्स इट माइट नॉट इवन मेक सेंस कि आप कॉन्टेक्स्ट पूरा सेटअप करें, बट समथिंग लाइक दिस कि जहाँ पर आपके पास मल्टीपल डिफरेंट लेयर्स हैं एंड यू नीड टू पास डेटा फ्रॉम द मेन कंपोनेंट टू सब कंपोनेंट समवेयर इन द ट्री, तो वहाँ पर हम कॉन्टेक्स्ट यूज कर सकते हैं ताकि जो चाइल्ड है एट सम लेयर वो डायरेक्टली कॉन्टेक्स्ट यूज कर सके, और ये पेरेंट एंड ये सम लेवल डाउन हायरार्की में जो भी चाइल्ड है उसके आपस में ये कम्युनिकेशन पॉसिबल हो जाए, ठीक है? अच्छा, तो सबसे पहला क्या था कि कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना होता है। तो कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करने का क्या तरीका है कि यू नीड टू क्रिएट अ फाइल, जस्ट कोई भी हम उसका नेम दे सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट के नाम के लिए, और हम रिएक्ट से इंपोर्ट कर लेंगे द क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेथड, ठीक है? अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को कॉल कर लेंगे एंड विल प्रोवाइड सम इनिशियल स्टेट, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या है कि द ओनली आर्ग्यूमेंट टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट इज द डिफॉल्ट वैल्यू जो 1 है, ठीक है? ये हमारा इनिशियल स्टेट की तरह से आप समझ लें, जो हमारी डिफॉल्ट वैल्यू है जो सबसे मेन टाइटल को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर हम कुछ भी पास कर सकते हैं, ठीक है? ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब जब हमने कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट कर लिया है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यूज कॉन्टेक्स्ट को हम कॉल कर सकते हैं जहां पर भी हम उस कॉन्टेक्स्ट को यूज करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो यूज कॉन्टेक्स्ट कैसे होगा? जैसे हम यूज स्टेट को इंपोर्ट करते हैं, तो जस्ट लाइक दैट वी कैन इंपोर्ट यूज कॉन्टेक्स्ट, और जो कॉन्टेक्स्ट है जो हमने क्रिएट किया है, दिस वन द लेवल कॉन्टेक्स्ट, वो भी इंपोर्ट कर लिया जहां पर हमने एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट किया हुआ है, दिस वन, ठीक है? तो दिस कॉन्टेक्स्ट जो हमने क्रिएट किया है उसको भी इंपोर्ट कर लिया और यूज कॉन्टेक्स्ट को भी इंपोर्ट कर लिया, ठीक है? अच्छा, जब ये दोनों इंपोर्ट हो गए तो फिर क्या होगा कि हम अब इस कॉन्टेक्स्ट को अपने कंपोनेंट में यूज कर सकेंगे। अच्छा, सो हेडिंग कंपोनेंट जो है हमारा उसमें लेवल की प्रॉपर्टी आ रही होती है, ठीक है? अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे कि हम लेवल की प्रॉपर्टी वहां से हटा सकते हैं। अगर हम ऊपर देखें तो ये वाली इम्प्लीमेंटेशन अगर हो रही हो कि सेक्शन जो है वो ये प्रॉपर्टी पास कर रहा है, तो हेडिंग के अंदर ये लेवल प्रॉपर्टी अवेलेबल हो जाएगी,
ठीक है। सो बट अगर हम कॉन्टेक्स्ट पे जा रहे हैं तो हम लेवल को प्रॉपर्टी के थ्रू हम गेट नहीं कर रहे। नाउ हम प्रॉपर्टी जो लेवल है वो हम गेट करना चाहेंगे यूजिंग द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। तो वी कैन रिमूव द लेवल फ्रॉम द प्रॉपर्टीज और इंस्टेड हम क्या करेंगे कि लेवल को हम गेट कर लेंगे यूजिंग द कॉन्टेक्स्ट, और लेवल कॉन्टेक्स्ट जो है हमारा जिसको हमने इंपोर्ट किया हुआ है, द कॉन्टेक्स्ट वी हैव क्रिएटेड, उसको हम यूज करके लेवल की वैल्यू गेट कर सकते हैं। ठीक है। तो यूज कॉन्टेक्स्ट जो है वो बेसिकली इट्स जस्ट अ हुक। ठीक है। और जैसे हमने देखा है कि जैसे हमने यूज स्टेट में भी देखा है कि हुक को हम कंपोनेंट के अंदर कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। सही है। अच्छा, अब हमारे पास जब वो आ गया है वैल्यू तो हम उसको यूज कर सकते हैं फिर। ठीक है। तो फिर हमें ये वैल्यू पास करने की भी जरूरत नहीं है। जी, जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई इसको कह सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द वेज इसको रेफर करने का। कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी बोला जाता है इसको। तो यूर राइट, इसको आप समझ सकते हैं कि ये एक एपीआई की तरह से काम करता है। अच्छा, अच्छा, अब इसमें क्या कह रहे हैं कि देयर इज सम प्रॉब्लम हियर स्टिल। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि कॉन्टेक्स्ट भी क्रिएट हुआ हुआ है। अच्छा, हेडिंग की भी हेडिंग कंपोनेंट भी क्रिएट हुआ हुआ है कि जो भी लेवल रिसीव हो रहा है फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, उसको उसके बेसिस पर हम स्विच स्टेटमेंट रन कर रहे हैं, एंड बेस्ड ऑन वट एवर लेवल इट इज, वो H1 2 3 4 ऑल द वे टू 6 रिटर्न कर रहा है। अगर कोई और वैल्यू होती है तो एरर थ्रो कर देगा। दैट्स गुड, दिस लुक्स फाइन, राइट। और सेक्शन के अंदर हमने सिर्फ चिल्ड्रन पास कर दिया। सो अच्छा, लेट मी जूम इन, आई थिंक प्रॉब्लम हो रही है। दैट्स बेटर। अच्छा, सो नो प्रॉब्लम था। अच्छा, सो ये हमने देखा कि हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर ये बना हुआ है कि वी हैव आवर मेन पेज जिसके अंदर वी हैव अ सेक्शन, सेक्शन कॉल्स इट्स चिल्ड्रन। ठीक है। तो जो सेक्शन कंपोनेंट है वो बेसिकली एक सेक्शन HTML एलिमेंट क्रिएट कर रहा है और उसको सेक्शन के क्लास प्रोवाइड कर रहा है, और क्लास की कोई जो भी स्टाइलिंग है, द बॉर्डर इज प्रोबेबली अप्लाइड। ठीक है। एंड देन वी कम बैक, सेक्शन के अंदर वी आर कॉलिंग हेडिंग। द हेडिंग इज जस्ट दिस, जिसको हमने अभी देखा है। ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने सेक्शन एंड हेडिंग कंपोनेंट्स को यूज करके ये लेआउट क्रिएट किया हुआ। ठीक है। एंड हर सेक्शन में इन्होंने ये लेवल भी पास किया हुआ यहाँ पर, एंड दे ऑल्सो हैव दिस कॉन्टेक्स्ट दैट्स क्रिएटेड जिसमें वैल्यू 1 है। एंड अगर हम हेडिंग में देखें तो हेडिंग में हमने क्या किया कि बेस्ड ऑन द लेवल हम केसेस डिफाइन कर रहे हैं कि अगर लेवल 1 है तो हेडिंग 1 रिटर्न कर दें। अच्छा, एंड इन दिस केस राइट नाउ कॉन्टेक्स्ट के अंदर देयर इज ओनली 1 लेवल, राइट। तो ये देख लेते हैं क्या कह रहा है। The example doesn't quite work yet. All the headings have the same size because even though you're using the context, you have not provided it yet. अच्छा, तो हमने 3 स्टेप्स देखे थे कि पहले आप कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करते हैं, फिर आप कॉन्टेक्स्ट को यूज करते हैं। सो वी हैव क्रिएटेड द कॉन्टेक्स्ट हियर। ठीक है, इंपोर्ट करके कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लिया इन अ सेपरेट फाइल। फिर हमने कॉन्टेक्स्ट को यूज किया है हियर, हमने यूज कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट किया एंड जो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया है उसको भी इंपोर्ट कर लिया। ठीक है। एंड देन वी यूज द यूज कॉन्टेक्स्ट हुक टू create the constant level
और उस लेवल के बेसिस पर हम अपनी लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो वी हैव डन द क्रिएशन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एंड द यूजिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। अब हमने इसको प्रोवाइड करना है, ठीक है। रिएक्ट डजंट नो वेयर टू गेट इट। अच्छा, अगर आप प्रोवाइड नहीं करते ना कॉन्टेक्स्ट, तो रिएक्ट जो भी डिफॉल्ट वैल्यू है उसको यूज कर लेगा, ठीक है। तो हमने डिफॉल्ट वैल्यू 1 बताई थी हियर, तो हर जगह डिफॉल्ट वैल्यू 1 यूज होगी, ठीक है। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं प्रोवाइडर पे। अच्छा, जो हमारा सेक्शन है वो करेंटली क्या कह रहा है कि वो जो भी चिल्ड्रन है उसको रेंडर कर देता है, ठीक है। अच्छा, हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम प्रोवाइडर रैप कर सकते हैं। तो जो भी हमारा कॉन्टेक्स्ट है उसका प्रोवाइडर हम रैप कर देंगे और जो भी वैल्यू है वो पास हो जाएगी इसमें, ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है, ये रिएक्ट को बताता है कि अगर कोई भी कंपोनेंट इस सेक्शन के अंदर आता है जो लेवल कॉन्टेक्स्ट की बात करता है, ठीक है, और उस लेवल कॉन्टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट की बात करता है, तो उसमें ये वाली वैल्यू पास करता है, ठीक है। सो नाउ लेट्स लुक एट द अपडेटेड कोड। अब आप देखें कि जो सेक्शन वाली फाइल है यहाँ पर हमने प्रोवाइडर पास कर दिया, और प्रोवाइडर क्या कर रहा है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि जहाँ पर भी जहाँ पर भी सेक्शन कंपोनेंट कॉल हो रहा है उसके चिल्ड्रन के उसके चिल्ड्रन को रैप कर रहे हैं हम यूजिंग द प्रोवाइडर फ्रॉम दैट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और उसमें हम एक वैल्यू पास कर रहे हैं जिसमें जिसको हम लेवल की वैल्यू दे रहे हैं, अच्छा, और लेवल हम कहाँ पे पास कर रहे हैं, हियर, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि जो भी चाइल्ड इस कंपोनेंट के अंदर आ रहा है, ठीक है, उसके पास लेवल 1 पास हो जाएगा, ठीक है। सो इसके अंदर डायरेक्टली एक ही हेडिंग का चाइल्ड है, द टाइटल। तो व्हेन यू गेट दिस वन, तो ये कॉन्टेक्स्ट के थ्रू डेटा गेट करेगा, इट विल गेट लेवल 1 और वो रिटर्न कर देगा हेडिंग 1, ठीक है। एंड देन व्हेन यू कम बैक, अब जो है उसके बाद फिर नाउ यू हैव सेक्शन 2 ऑल द वे हियर, ठीक है। सेक्शन 2 में हमने अब लेवल 2 डिसाइड कर दिया कि नाउ इट्स लेवल 2। अब सेक्शन 2 के अंदर वी हैव 3 हेडिंग्स। व्हेन यू कम बैक टू हेडिंग, सॉरी, व्हेन यू कम बैक टू द सेक्शन 2, तो इसमें अगेन लेवल पास होगा और लेवल की गिवन वैल्यू पास हो जाएगी टू ऑल द चिल्ड्रन, ठीक है। एंड द लेवल 2 केस विल बी यूज्ड एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से होगा ये कि आपने अचीव कर लिया कि ऑल ऑफ दीज different sections have their own separate heading sizes। अच्छा, लेकिन फर्क क्या है कि आपके पास ना अब आपको ये नहीं करना पड़ा कि हर लेवल पे आपको प्रॉपर्टी पास करनी पड़ी टू ईच हेडिंग कंपोनेंट, राइट। अब क्या हो रहा है कि जो हेडिंग कंपोनेंट है वो खुद ही फिगर आउट कर लेता है कि हेडिंग उसकी क्या उसका लेवल होना चाहिए बेस्ड ऑन ये कि कौन से सेक्शन के अंडर में वो आ रहा है, राइट। बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन इन द हायरार्की वो डिसाइड कर लेता है कि ओके आई एम अ लेवल 2 हेडिंग, और ये वाली हेडिंग डिसाइड कर लेती है कि ओके आई एम अ लेवल 3 हेडिंग एंड सो ऑन, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने लेवल की प्रॉपर्टी सेक्शन को पास किया। सेक्शन क्या करता है कि सेक्शन के अंडर में सारे हेडिंग्स आ रही हैं और सब सेक्शंस भी आ रहे हैं और उस पूरे वो जितने भी चिल्ड्रन हैं उस सेक्शन के उन सबको हमने रैप कर दिया इनसाइड ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, और उसको उसको हमने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिर जब हेडिंग कॉल होती है तो हेडिंग
कॉन्टेक्स्ट को कॉल करता है एंड इट गेट्स द वैल्यू ऑफ द क्लोजेस्ट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि अब हमने अभी तक जितना किया है, हमने हर सेक्शन का लेवल अभी भी मैन्युअली डिसाइड किया हुआ है, लाइक दिस, राइट? लेवल 1 2 and 3 एंड सो ऑन। अच्छा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट आपको इंफॉर्मेशन रीड करने देता है अपने पेरेंट कंपोनेंट्स के थ्रू, हर सेक्शन को ये भी पता लग सकता है कि मेरे से ऊपर वाला जो सेक्शन है उसका लेवल क्या था। तो फिर वो क्या कर सकता है कि वो ऑटोमेटिकली उसमें 1 इंक्रीमेंट कर सकता है। तो इंस्टेड ऑफ पासिंग 1 2 and 3, हम ये कर सकते हैं कि 2 को पहले से पता होगा कि मेरे मेरे पेरेंट एलिमेंट की आईडी लेवल 1 था, तो आई विल जस्ट ऐड 1 एंड बिकम 2, और उसका जो चाइल्ड है वो 2 को ऐड कर देगा 1 एंड बिकम 3। सही। सो टू डू दिस हम क्या कर सकते हैं कि जो सेक्शन का जो कॉन्टेक्स्ट है, सेक्शन का जो कंपोनेंट है, उसके अंदर भी हम यूज कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट कर लें, गेट द लेवल। ठीक है, और जो भी उसका उसके पेरेंट सेक्शन की लेवल की वैल्यू थी उसमें लेवल 1 ऐड कर दें। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्या नाउ वी डोंट हैव टू पास द वैल्यू ऑफ द सेक्शन टू द वैल्यू ऑफ द लेवल टू द सेक्शन आइदर। अब आप देखें कि अब कहीं पर भी कोई प्रॉपर्टीज पास नहीं हो रही, देयर आर नो प्रॉपर्टीज बीइंग पास्ड। हमने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया है। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट की डिफॉल्ट वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, सो द डिफॉल्ट लेवल इज 0 विच इज़ ए इनवैलिड लेवल। लेकिन जब सेक्शन जब कॉल होगा तो वो डिफॉल्ट वैल्यू पे +1 कर देगा। तो जो पहला सेक्शन होगा इट विल बी 0 + 1, तो उसका जो लेवल होगा इट विल बी जस्ट 1। ठीक है, एंड देन जितने भी सब्सिक्वेंट सेक्शंस होंगे वो उसके पेरेंट सेक्शन का लेवल पे इंक्रीमेंट करके विद अ +1 वैल्यू। तो इफ दिस इज 1, जो हेडिंग का सेक्शन है दैट विल डू +1, सो दिस विल बी 2 एंड देन 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली इन एवरी सब सेक्शन ये इंक्रीमेंट बाय 1 होता जाएगा। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी 0 + 1, राइट? फिर इसका जो सबसेक्शन है इट विल टेक द 1 एंड डू 1 + 1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जितने भी चाइल्ड सेक्शंस आते रहेंगे दे विल टेक द वैल्यू फ्रॉम इट्स पेरेंट सेक्शन कंपोनेंट और उसके अंदर 1 ऐड कर देंगे टू गेट द न्यू लेवल। तो कहीं पर भी आप देखें लेवल की वैल्यू पास नहीं हो रही, इट्स ऑल टेकिंग इट फ्रॉम हियर। सेक्शन में इंक्रीमेंट बाय 1 हो जाएगा एंड द हेडिंग रिसीव्स इट फ्रॉम द सेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, आप जितने भी कंपोनेंट चाहें आप बीच में ऐड कर सकते हैं। होगा ये कि जो आपका जितने भी इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स हैं आपका कॉन्टेक्स्ट वो पास होता रहेगा। इट डजंट रियली मैटर कि बीच में कितने इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स आते हैं। जहाँ पर आप यूज़ करना चाह रहे हैं कॉन्टेक्स्ट वहाँ तक वैल्यू पास हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब ये एग्जांपल देखते हैं। ये एक कंपोनेंट है प्रोफाइल पेज का। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर हम देखते हैं कि व्हाट हैव दे बिल्ट हियर। इट लुक्स लाइक कि एक प्रोफाइल पेज में इनके पास एक सेक्शन है जिसमें इनकी जो मेन सेक्शन है जिसमें दे हैव लाइक द माय प्रोफाइल हेडिंग। ठीक है, फिर उस सेक्शन के अंदर ही इनके पास एक पोस्ट का सेक्शन है, दिस वन, जिसमें टाइटल एंड बॉडी है हेलो ट्रैवलर एंड रीड अबाउट माय एडवेंचर्स। ठीक है,
एंड देन एक और सेक्शन है which is the all posts section, जिसके अंदर जो भी पोस्ट का डेटा आ रहा होगा, ठीक है। एंड देन इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं। ऑल पोस्ट के अंदर दे हैव द डिफरेंट लेआउटिंग डन। इसको और थोड़ा सा देख लेते हैं। तो they've created a context again, इसमें भी जो create context की default value है it's 0 for the level context। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि we started with the section, right? तो section के अंदर क्या है कि we just have जो भी हमारा level context है from the previous example वही carry over कर रहा है। तो we have that level context with the default 0 value। अच्छा, और रिटर्न हम क्या कर रहे हैं कि हम एक HTML सेक्शन क्रिएट कर रहे हैं जिसमें एक क्लास असाइन हो रही है। दिस इज एज इम्पोर्टेंट स्टाइलिंग के लिए वो सिर्फ। दिस इज द मेन पॉइंट हियर कि जो हमारा सेक्शन है द फर्स्ट वन, उसकी लेवल की वैल्यू अगेन वी जस्ट हैव +1, तो लेवल हियर वुड बी 1। एंड देन इसके अंदर सेक्शन में वी हैव अ हेडिंग। हेडिंग के अंदर वी जस्ट हैव लाइक अ बेसिक कंपोनेंट फॉर हेडिंग विद जस्ट सम टेक्स्ट। अच्छा, तो हेडिंग कंपोनेंट को अगर हम देख लें तो हेडिंग कंपोनेंट में वी हैव अगेन द यूज कॉन्टेक्स्ट, वो लेवल गेट कर रहा है और बेस्ड ऑन द लेवल इन दिस केस इज 1, राइट? तो इट विल गिव अ हेडिंग 1। तो दैट मेक्स सेंस, राइट? फिर हम देखते हैं as we continue down, the next thing is post। अच्छा, post में भी we still have the same level because it's the first section, तो post में भी level 1 ही continue हो रहा होगा। तो let's see कि जो post component है what does that contain। so post will be here, right? post के पास it gets a title and body, यहाँ से जहाँ पर हम पोस्ट को कॉल कर रहे हैं ये प्रॉपर्टीज के थ्रू टाइटल एंड बॉडी पास किया हुआ है। ओके, एंड देन हियर इन द पोस्ट कंपोनेंट हम एक और सेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। तो नाउ वी हैव अ सेक्शन विद इन अ सेक्शन, ठीक है। एंड व्हाट ये क्या करेगा कि अब हमारे पास एक और लेवल ऐड हो जाएगा, राइट? तो अगर सेक्शन के अंदर हमारे पास एक और सेकंड सेक्शन ऐड हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि वी विल increment the value of the level by 1, right? So what will happen is कि जो ये वाला post का component render होगा, it will create a new section and a new heading, ठीक है। और उस heading में जो title होगा that will be a size of level 2। तो ये size level 1 है and this is size of level 2, ठीक है। And then this is some totally different, इसमें level से फर्क नहीं पड़ रहा। The read about my adventures, right? Just 1 second। सॉरी। अच्छा, सो होप दिस इज मेकिंग सेंस कि अब जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ में हमने जो लेवल है वो यूज नहीं किया हुआ है, इट्स डायरेक्टली जस्ट पैराग्राफ टेक्स्ट। अच्छा, लेट्स कंटिन्यू। तो ये हमारा ये वाला सेक्शन का हो गया, इट्स साइज प्रॉपर्ली, ठीक है। अच्छा, फिर है जो नेक्स्ट सेक्शन है आफ्टर द पोस्ट, इट्स ऑल पोस्ट, जो ये वाला सेक्शन है, इट कंटेन्स ऑल ऑफ दिस। तो ऑल पोस्ट में जब हम जाएंगे तो ऑल पोस्ट में आप देखें कि इट आल्सो क्रिएट्स अ सेक्शन। तो दिस इज लेवल 1, राइट? ऑल पोस्ट इज गोइंग टू बी लेवल 2, राइट? क्योंकि इसने सेक्शन क्रिएट कर लिया, ठीक है। एंड सेक्शन क्या करता है, जो भी प्रीवियस सेक्शन है उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देता है बाय 1। so this will be level 2, ठीक है। एंड लेवल 2 के अंदर आके यू हैव अ हेडिंग फॉर पोस्ट्स, तो पोस्ट को H2 में डिस्प्ले करेगा। एंड देन एक और कंपोनेंट कॉल हो रहा है कॉल्ड रीसेंट पोस्ट।
recent post creates another section. तो ये अब क्या हो रहा है कि start from the main section, उसके अंदर एक section create हुआ for the all posts and now another section for recent posts. ठीक है, so now this is going to take the level from post में level 2 था and it will add 1. तो अब ये level 3 हो गया and it's heading 3. ठीक है, और इसके अंदर ये पोस्ट का कंपोनेंट कॉल कर रहा है जो हमने ऊपर भी देखा था. सो द सेम कंपोनेंट, बट पोस्ट का जो कंपोनेंट है उसमें भी सेक्शन क्रिएट होता है. सो दिस विल बी लेवल 4. तो इस तरह से they've used the context simply to provide a size. तो कॉन्टेक्स्ट से हम ऐसे कंपोनेंट्स बना सकते हैं जो अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से अडेप्ट कर सके. ठीक है, और बेस्ड ऑन द डिफरेंट सिचुएशंस जहाँ पर भी वो यूज़ हो रहे हैं वो डिफरेंट तरीके से डिस्प्ले हो सके. ठीक है, अब आप गौर कर लें द वर्ड कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब होता है? अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में देखें तो इट कॉन्टेक्स्ट आर द सर्कमस्टेंसेस अराउंड विच समथिंग इज टेकिंग प्लेस, राइट? तो इसलिए दिस इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट, ताकि डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट यूर इन रिएक्ट डिफरेंट तरीके से आपको यूआई डिस्प्ले करेगा. ठीक है. अच्छा, अच्छा हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट. देखें, नॉर्मली क्या होता है कि वंस यू लर्न समथिंग फिर दिल करता है कि वट एवर यू लर्न, आपका दिल चाहेगा कि लेट्स जस्ट यूज कॉन्टेक्स्ट. बट हमेशा रिमेंबर दिस, जब भी आप कोई भी चीज़ बिल्ड करते हैं, डिसीजन मेकिंग इज इम्पोर्टेंट, राइट? कि आपको पता होना चाहिए कि आप कोई भी चीज़ को यूज़ क्यों कर रहे हैं, राइट? एंड डज इट मेक सेंस टू यूज़ दैट टूल. तो जब भी आप कॉन्टेक्स्ट यूज करने का सोचें, एक बार उसको थिंक थ्रू कर लेगा कि डज इट मेक सेंस टू क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट. हो सकता है कि सिंपल सी चीज़ हो और वहाँ पर आप मे बी बेटर ऑफ हों कि आप बेसिकली प्रॉप्स के थ्रू पास कर दें, राइट? और अगर ऐसा लगता है आपको कि पासिंग प्रॉप्स इज इजियर एंड सिंपलर क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, देन दैट्स प्रोबेबली द राइट डिसीजन. ठीक है. अगर आपको लगता है कि नहीं, प्रॉप्स पास करना ठीक नहीं होगा बिकॉज देयर इज एडेड कॉम्प्लेक्सिटी और काफ़ी ज़्यादा हायरार्की है एंड इट विल गेट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, देन यूज कॉन्टेक्स्ट. ठीक है. तो तो इसका तरीका ये है कि कॉन्टेक्स्ट यूज करने से पहले आप ये सोच लें, एटलीस्ट इवन अगर ट्राई भी ना करें, एटलीस्ट सोच लें कि अगर आप प्रॉप्स पास करके कर पा रहे हैं काम एंड इट्स इजी एंड इट्स नॉट लाइक अ वेरी कंफ्यूजिंग और लॉन्ग प्रोसेस, देन इट प्रोबेबली मेक सेंस टू जस्ट यूज प्रॉप्स. ठीक है. या आप JSX के चिल्ड्रन पास कर दें, समथिंग लाइक दिस. तो वट एवर इज द अप्रोप्रिएट सोल्यूशन वही डिसाइड करना चाहिए. सही. अच्छा, अगर आपको लगता है कि कॉन्टेक्स्ट ही यूज करना चाहिए, देन you have some justification around using it, right? अच्छा, कुछ केसेस हैं इन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि आप कहाँ कहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं. जस्ट सम एग्जांपल्स. सो वन एग्जांपल इज थीमिंग, कि अगर आपकी एप्लीकेशन अलाउ करती है कि यूज़र अपनी अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं, जैसे लाइट मोड या डार्क मोड, तो आप कोई कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर क्रिएट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के टॉप लेवल पे, पूरी एप्लीकेशन को रैप कर दें और कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप एक जो भी वैल्यू पास करते हैं जिससे इंडिकेट हो जाए वेदर इट्स डार्क मोड और लाइट मोड. तो इस तरीके से आप ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट? आई थिंक Chakra UI allows, like it has like a built-in dark mode. I think वो इसी तरीके से कर रहे होते हैं. अच्छा, another use case is like current account. अच्छा, तो फर्ज करें कि आपका कोई यूज़र लॉग्ड इन होता है. अगर ऐसा कोई कंपोनेंट है
जिसकी लॉजिक के अंदर रिक्वायर्ड है कि उसको पता हो कि यूज़र लॉग्ड इन है या वो यूज़र जो लॉग्ड इन है वो कौन है, तो उस केस में आप कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं कि आपको पता होगा कि एट एनी टाइम आप कॉन्टेक्स्ट के थ्रू लॉग्ड इन यूज़र की डिटेल्स गेट कर सकते हैं, ठीक है। और भी यूज़ केसेस हैं, टेक सम टाइम रीड थ्रू दिस। इसके अलावा और भी काफ़ी यूज़ केसेस होंगे, दीज आर जस्ट सम जो रिएक्ट की वेबसाइट पे मेंशन है, बट यू कैन डू सम रीडिंग एंड रिसर्चिंग के कॉन्टेक्स्ट और किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है। देयर इज सो मेनी पॉसिबिलिटीज, राइट। तो जस्ट अ रिकैप, कॉन्टेक्स्ट क्या करता है कि एक कंपोनेंट को प्रोवाइड करने देता है इंफॉर्मेशन उसके अंडर जितने भी कंपोनेंट्स आते हैं उनको, ठीक है। सो अ पेरेंट कंपोनेंट कैन प्रोवाइड सम कॉन्टेक्स्ट टू ऑल ऑफ इट्स चिल्ड्रन, ठीक है। तो एक तो ये, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ये कॉन्टेक्स्ट पास करना है तो आपको तीन चीज़ें करनी है। सबसे पहले आपको कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना है, दूसरा आपको कॉन्टेक्स्ट को पास करना है जहाँ जहाँ आप उसको यूज़ करना चाह रहे हैं, टू ऑल द चाइल्ड कंपोनेंट्स जहाँ पे आप वो कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना चाह रहे हैं। एंड नंबर 3, आपको प्रोवाइड करनी है कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू, तो आप जो भी चिल्ड्रन हैं उनको आप रैप कर दें यूजिंग द प्रोवाइडर, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज कि कॉन्टेक्स्ट जो है वो जो भी कंपोनेंट्स बीच में है उनको बाईपास करके या उनको पास करके जो जिस कंपोनेंट में आप यूज करना चाह रहे हैं कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू वहां तक इंफॉर्मेशन पास कर देता है, ठीक है। So try out some of these challenges after class. Hopefully, you'll be able to solve these problems. So last topic here is scaling up with reducer and context. अच्छा, हमने रिड्यूसर को लास्ट क्लास में कवर किया था। हमने देखा था कि काफ़ी सारी जो लॉजिक है वो आप अपने कंपोनेंट से रिमूव करके रिड्यूसर में ऐड कर सकते हैं, right? Or it really simplifies your component and moves a lot of the logic into a reducer file. कॉन्टेक्स्ट क्या करता है कि कॉन्टेक्स्ट आपकी इंफॉर्मेशन को पास करने की परमिशन देता है टू कंपोनेंट्स जो कंपोनेंट ट्री में काफ़ी डीप लेवल पर होता है, ठीक है। अच्छा, आप ये कर सकते हैं कि रिड्यूसर को और कॉन्टेक्स्ट को कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है, ताकि एक कोई भी कॉम्प्लेक्स यूआई अगर आप डेवलप कर रहे हैं तो उसका स्टेट आप मैनेज कर सकते हैं बाय कंबाइनिंग बोथ द रिड्यूसर एंड द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं कि हम रिड्यूसर को कॉन्टेक्स्ट के साथ कैसे कंबाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये एग्जांपल देखते हैं। अम, तो विद दिस एग्जांपल क्या कह रहे हैं कि द स्टेट इज मैनेज बाय रिड्यूसर। अच्छा, ये प्रीवियस एग्जांपल हमने आई थिंक कवर की होगी इन लास्ट क्लास। द रिड्यूसर फंक्शन कंटेन्स of the state logic all of the state update logic and is declared at the bottom of this file. अच्छा, तो हमारे पास नीचे यहाँ पर रिड्यूसर है, ठीक है, और इस रिड्यूसर में सारे केसेस हैं, ठीक है। एडेड, चेंज्ड एंड डिलीटेड, राइट, ये हमने लास्ट क्लास में रिव्यू किया था रिड्यूसर। ओके, सो विल यूज द सेम रिड्यूसर। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, रिड्यूसर क्या कर रहा है कि जो इवेंट हैंडलर्स हैं उनको शॉर्ट एंड कंसाइज कर रहा है। वी हैव गॉन ओवर दिस ऑलरेडी। लेकिन हाँ, अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे आपकी एप्लीकेशन की कम्प्लेक्सिटी बढ़ती है ना, जैसे आपकी ऐप ग्रो करती है, यू विल हैव मोर एंड मोर फंक्शनैलिटीज।
तो आपको फिर डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, फिर यू हैव एज यू नो ग्रोइंग पेन्स। सो इस वक्त जो टास्क है उसका स्टेट है और जो उसका डिस्पैच फंक्शन है वो सिर्फ टॉप लेवल टास्क ऐप कंपोनेंट में अवेलेबल। ठीक है, तो जो टास्क ऐप कंपोनेंट है इसके टॉप लेवल पर अवेलेबल है। अगर हम ये देखें कि इसके अगर कोई चाइल्ड कंपोनेंट्स होते हैं तो वहां पर ये रिड्यूसर और इसकी वैल्यूज अवेलेबल नहीं होंगी, राइट। तो वील हैव टू पास दोज वैल्यूज थ्रू प्रॉपर्टीज। लेकिन अब क्योंकि हमें कॉन्टेक्स्ट का पता लग गया है, तो हम कॉन्टेक्स्ट यूज कर सकते हैं कि जो भी डिस्पैच फंक्शंस हैं वो सिर्फ टॉप लेवल पे ना हो, वो डिस्पैच फंक्शंस अवेलेबल हो जाएं बाकी के हायरार्की के अंडर में भी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जो टास्क ऐप है वो पास कर रहा है लिस्ट ऑफ टास्क टू इवेंट हैंडलर्स। तो दिस इज अ टास्क लिस्ट जिसके अंदर टास्क है इन सम डेटा, और ऑन चेंज टास्क और ऑन डिलीट टास्क पे वी हैव डिफरेंट फंक्शंस रनिंग। ठीक है, और जो टास्क लिस्ट है उसके अंदर डिफरेंट इवेंट हैंडलर्स हैं जो जैसे कि ऑन चेंज या ऑन डिलीट। ठीक है, तो ये छोटा सा एग्जांपल है, तो इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है कि इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो यू कैन पास द डिस्पैच फंक्शंस थ्रू प्रॉपर्टीज एज वेल। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बीच में लेयर्स हों तो इट विल गेट वेरी वेरी कंफ्यूजिंग। ठीक है, तो एक ऑल्टरनेटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू डिस्पैच पास करने के जगह हम कॉन्टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो भी कंपोनेंट टास्क ऐप के अंडर में आएगा उस सब के पास डिस्पैच एक्शंस मिल जाएंगे विदाउट हैविंग टू पास थ्रू प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अगेन हम कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं। हम जो भी हमारा जो स्टेट है या और डिस्पैच फंक्शन है वो सब हम कॉन्टेक्स्ट में ऐड कर सकते हैं, और कॉन्टेक्स्ट को फिर हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। सही। सो नंबर वन कि हम कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करें। अच्छा, सो जब हम कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करें उसमें क्योंकि अब हम रिड्यूसर यूज करेंगे तो देर इज समथिंग टू बी माइंडफुल ऑफ। हमने रिड्यूसर हो यूज किया हुआ है। ये क्या करेगा कि ये हमें रिटर्न कर देगा जो भी टास्क है और जो भी डिस्पैच फंक्शन है जिससे हम वैल्यूज को अपडेट कर सकते हैं, राइट। तो वी हैव द यूज रिड्यूसर जिसके अंदर हम टास्क रिड्यूसर को जो फंक्शन है वो डिफाइन करते हैं, और जो हमारे इनिशियल स्टेट है वो हम डिफाइन करते हैं, राइट। और ये हमें रिटर्न करता है जो भी हमारा स्टेट है और जो भी हमारे पास डिस्पैच का जो फंक्शन है। अच्छा, अब हमें क्या करना होगा कि हम कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे। अच्छा, एक कॉन्टेक्स्ट होगा जो करंट टास्क की लिस्ट प्रोवाइड करेगा, वो हमारा टास्क कॉन्टेक्स्ट होगा। और एक कॉन्टेक्स्ट होगा जो वो सारे फंक्शंस प्रोवाइड करेगा जो कंपोनेंट डिस्पैच कर सकता है, जो भी एक्शंस डिस्पैच कर सकता है। तो हम यहाँ पर दो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लेंगे टास्क कॉन्टेक्स्ट में। we just have to we just have to import the create context, और उसके अंदर we can create two contexts। एक टास्क कॉन्टेक्स्ट जो क्या करेगा करंट लिस्ट ऑफ टास्क, और उसकी इनिशियल डिफॉल्ट वैल्यू नल होगी कि बाय डिफॉल्ट देयर आर नो लिस्ट ऑफ टास्क। एंड द सेकंड इज द डिस्पैच फंक्शंस। उसका भी एक कॉन्टेक्स्ट हम क्रिएट कर सकते हैं टास्क डिस्पैच कॉन्टेक्स्ट, और उसका भी कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है। अच्छा, तो ये हमने कॉन्टेक्स्ट बना के एक्सपोर्ट कर लिया। अच्छा, अब हमने जब कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लिया, अब हम उसको जो स्टेट है और जो डिस्पैच है वो अब हम कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, तो वी कैन इंपोर्ट बोथ कॉन्टेक्स्ट इन द टास्क ऐप कंपोनेंट। ठीक है, तो जो हमारा मेन कंपोनेंट है
उसमें हमने दोनों कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लिया फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट फाइल, ठीक है। अच्छा, फिर टेक द टास्क एंड डिस्पैच रिटर्न बाय द यूज रिड्यूसर एंड प्रोवाइड देम टू द एंटायर ट्री बिलो। तो हमने जो यूज रिड्यूसर हमने कॉल किया था, उससे हमें टास्क और डिस्पैच हमें मिल गए। तो हम क्या करेंगे कि जो हम टास्क ऐप को रिटर्न कर रहे हैं, जो वट एवर द चिल्ड्रन एलिमेंट्स आर, उसको हमने रैप कर दिया यूजिंग बोथ प्रोवाइडर्स। पहला प्रोवाइडर हमारा कौन सा है, जो हमारे टास्क हैं, ठीक है, तो उससे रैप किया। और दूसरा प्रोवाइडर हमारा है जो डिस्पैच है। तो अब क्या होगा कि जो भी टास्क ऐप के चाइल्ड कंपोनेंट्स होंगे, उनको दोनों कॉन्टेक्स्ट का एक्सेस होगा। जो टास्क की लिस्ट है यूजिंग द टास्क कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, और जो भी डिस्पैच एक्शंस अवेलेबल हैं थ्रू द टास्क dispatch context provider, ठीक है। So all of that will be available to whatever is contained within the task app component, ठीक है। अच्छा, अभी क्या हो रहा था कि जब हम इसको देखते हैं कि इनिशियली हम टास्क ऐप कंपोनेंट के अंदर यूज रिड्यूसर कॉल कर रहे थे, we get the values of the tasks and the dispatch actions available और फिर हम अलग अलग जो भी डिफरेंट फंक्शंस हैं, जैसे हैंडल ऐड टास्क है, कि अगर डिस्पैच टाइप, अगर हमें टास्क ऐड करना है तो हम डिस्पैच कर देंगे एडेड टाइप और उसकी वैल्यू पास कर देंगे कि स्टेट को कैसे अपडेट करना। इसी तरह से अगर टास्क चेंज करना है तो उसका एक्शन टाइप चेंज हो जाएगा और फिर जो भी अपडेटेड टास्क है वो हम पास कर देंगे। और अगर हमने टास्क को डिलीट करना है तो हम टास्क आईडी पास करके डिलीटेड टाइप एक्शन प्रोवाइड कर देंगे और आईडी में बता देंगे कि प्लीज रिमूव दिस टास्क, राइट। सो ये हमारा टास्क ऐप फंक्शन था, जिसके अंदर ये हमने कंपोनेंट था जिसमें वी हैव दीज 3 डिस्पैच फंक्शंस। और फिर हमारा JSX है, जिसके अंदर वी हैव ऑल ऑफ द UI being rendered from day off in Tokyo। फिर हमारे पास ऐड टास्क का कंपोनेंट है, जिसमें हम ऐड टास्क का इवेंट हैंडलर ऐड कर रहे हैं। देन वी हैव द लिस्ट के जो जो हमारे टास्क हैं, और उनमें हमारे पास वी हैव द 2 डिफरेंट इवेंट हैंडलर्स के चेंज पे क्या हो और डिलीट पे क्या हो, ठीक है। एंड इस सब को हमने रैप किया हुआ है यूजिंग द टास्क कॉन्टेक्स्ट एंड द डिस्पैच कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर्स, ठीक है। और फिर हमारा रिड्यूसर फंक्शन है, जिसके अंदर वी हैव ऑल ऑफ द केसेस एडेड, चेंज एंड डिलीटेड, जिसमें टेलिंग के क्या हो। ये हमने लास्ट क्लास में कवर किया है, सो यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो। अच्छा, अब हमने अब हमने क्या किया, हमने उसको प्रोवाइडर को हमने रैप कर दिया, राइट। अब हमने सिर्फ ये करना है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग द प्रॉपर्टीज को जो हम पास कर रहे हैं हियर, हम क्या कर रहे थे कि वी आर पासिंग दीज फंक्शंस लाइक दिस। तो अब हमें प्रॉपर्टीज के थ्रू पास करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लिया है, राइट। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग द पासिंग द फंक्शंस थ्रू द प्रॉपर्टीज, अब हम कॉन्टेक्स्ट के थ्रू पास करना चाहेंगे। तो अब क्या होगा कि जो फाइनल जो कोड होगा फॉर द UI कंपोनेंट, वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा कि सिर्फ हेडिंग होगी, ऐड टास्क एंड टास्क लिस्ट एंड दैट्स इट, ठीक है। तो जो हमारा ये वाला जो पूरा कोड था जहाँ पर हम पास कर रहे थे ऑल ऑफ द डिफरेंट फंक्शंस, ये हम रिमूव कर देंगे फ्रॉम हियर एंड जस्ट कॉल द फंक्शन डायरेक्टली, ठीक है। एंड देन इनसाइड ऑफ ऐड टास्क हम यहाँ पर अपना कॉन्टेक्स्ट यूज करना चाहेंगे, ठीक है। तो instead any component that needs task list can read it from task context।
अच्छा, तो जहाँ पर भी हमें टास्क लिस्ट को शो कराना है वहाँ पर हम कॉन्टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, टास्क को गेट कर सकते हैं और टास्क को डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है। अगर हमें टास्क लिस्ट को अपडेट करना है तो हम क्या करेंगे कि हम किसी भी कंपोनेंट के अंदर से डिस्पैच फंक्शन हम कॉल कर देंगे यूजिंग द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, डिस्पैच कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, और फिर हम डिस्पैच को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये हम करना चाह रहे हैं, सही है? और इवेंचुअली क्या होगा कि जो टास्क ऐप है, जो हमारी मेन कंपोनेंट है, वो अब कोई भी इवेंट हैंडलर्स पास नहीं करेगा थ्रू प्रॉपर्टीज। ठीक है, वो सारा कुछ कॉन्टेक्स्ट के थ्रू होगा। सही है, जो भी कंपोनेंट को ज़रूरत है कॉन्टेक्स्ट की, उस कंपोनेंट में हम इंपोर्ट कर सकते हैं एंड यूज दैट कॉन्टेक्स्ट। सो इफ यू लुक एट द कॉन्टेक्स्ट अगेन, हमने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर दिए, टास्क कॉन्टेक्स्ट एंड डिस्पैच कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, फिर ऐप JS में जो जो हमारा मेन कंपोनेंट है, यहाँ पर हमने ये दोनों कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, एंड देन हमने जो मेन कंपोनेंट रेंडर हो रहा है उसके अंदर हमने प्रोवाइडर को यूज कर लिया टू रैप ऑल ऑफ द चाइल्ड कंपोनेंट्स। ठीक है, तो टास्क ऐप के अंदर जो भी कंपोनेंट्स कॉल होंगे उनको एक्सेस मिल जाएगा दोनों प्रोवाइडर्स का। ठीक है। अच्छा, एंड हमने यूज रिड्यूसर डिफाइन कर दिया जिसके अंदर सारे हमारे ये रिड्यूसर की लॉजिक डिफाइन हुई है। ठीक है, एंड वी आल्सो हैव द इनिशियल टास्क। अच्छा, तो जो स्टेट है ना हमारा, वो अभी भी मैनेज हो रहा है हमारे यूज रिड्यूसर से। ठीक है, लेकिन जो भी टास्क हैं और जो भी डिस्पैच के एक्शंस हैं वो सब अवेलेबल हो रहे हैं यूजिंग द कॉन्टेक्स्ट। तो अब अगर हम देखें हियर ऐड टास्क में, क्योंकि ऐप JS क्या कर रहा है कि ऐड टास्क रेंडर कर रहा है, कंपोनेंट ऐड टास्क। तो इफ यू लुक एट द ऐड टास्क कंपोनेंट नाउ, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम जो डिस्पैच है वो यूज कर रहे हैं फ्रॉम द टास्क डिस्पैच कॉन्टेक्स्ट जो हमने यहाँ डिफाइन किया। ठीक है, और हम डिस्पैच फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, एंड जो टास्क लिस्ट है उसके अंदर हम टास्क कॉन्टेक्स्ट और टास्क डिस्पैच कॉन्टेक्स्ट को अगेन कॉल कर रहे हैं ताकि हम उसको यूज़ कर सकें द यूजिंग द कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट से हम पुल कर लें जो भी टास्क अवेलेबल है। ठीक है, एंड देन हम यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ पासिंग देम थ्रू प्रॉपर्टीज। तो जो भी वैल्यूज़ हैं उनको हम गेट कर रहे हैं यूजिंग द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा इसको क्लीन अप कर सकते हैं। इस वक्त जो कोड है उसमें जो टास्क कॉन्टेक्स्ट की जो फाइल है उसमें दो कॉन्टेक्स्ट हैं, द टास्क कॉन्टेक्स्ट एंड द डिस्पैच कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अच्छा, इसी फाइल के अंदर हम रिड्यूसर भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, जब हम अम, जब हम रिड्यूसर मूव कर देंगे यहाँ पर, तो हम उसका भी एक प्रोवाइडर क्रिएट कर देंगे ताकि रिड्यूसर भी प्रोवाइडर के थ्रू एक्सेसिबल हो जाए, एंड इट विल बी easier टू मैनेज इट विद द रिड्यूसर। राइट, हमने ये देख लिया है कि जब हम रिड्यूसर बना लेते हैं तो लॉजिक काफ़ी रिमूव हो जाती है फ्रॉम द कंपोनेंट्स एंड मेक्स थिंग्स easier टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अच्छा, सो टेक अ लुक। जो हमारा टास्क प्रोवाइडर है वो एक हमने एक ही फंक्शन बना लिया, और उसको हम जो भी चिल्ड्रन होते हैं उसके जो रैप कर रहे होते हैं हम उसकी वैल्यू हम पास कर सकते हैं एज अ प्रॉपर्टी,
and call them. और हम क्या कर सकते हैं कि reducer को हम उसी provider के अंदर call कर लें, and then we wrap the two contexts. ठीक है, तो अब क्या है कि reducer भी available है in the task provider. ठीक है, दोनों context भी available है, और ये सब जो भी children है उन सब के लिए available है. ठीक है, so if you look at the code now, हम एक टास्क प्रोवाइडर को इंपोर्ट कर लेंगे. ठीक है, जो ये है, जिसके अंदर हमारा रिड्यूसर भी है और हमारे कॉन्टेक्स्ट भी हैं, और हम एक सिंपल प्रोवाइडर को रैप कर देंगे अराउंड ऑल दिस चाइल्ड कंपोनेंट्स. इन चाइल्ड कंपोनेंट्स के को रैप करने के बाद दे विल हैव एक्सेस टू द रिड्यूसर, द टास्क कॉन्टेक्स्ट एंड द डिस्पैच कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, और अगर आप चाहें तो आप जो भी फंक्शंस कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करना चाह रहे होते हैं उनको भी आप टास्क कॉन्टेक्स्ट के से आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं. सो you can use that task context file heavily. ठीक है. So इस तरीके से we can use the use context with the use reducer. So to recap, हम reducer को और context को combine कर सकते हैं ताकि हम सिर्फ रीड ना करें, हम इवन स्टेट को अपडेट कर सकें यूजिंग द रिड्यूसर, राइट, फ्रॉम एनी कंपोनेंट इन द हायरार्की. तो कॉन्टेक्स्ट और रिड्यूसर को कंबाइन करना काफ़ी पावरफुल हो जाता है. ठीक है, अच्छा, फिर हम ये भी कर सकते हैं कि जो भी हमारा स्टेट एंड डिस्पैच फंक्शन है वो हम कंपोनेंट्स को पास कर सकते हैं. उन्होंने उसके लिए हमने देखा था कि हमने दो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किए, हमने दोनों को प्रोवाइड किया, और हमने एक और कंपोनेंट बना लिया था जिसमें रिड्यूसर भी हमने ऐड कर लिया था. ठीक है, और वो सारों को हमने रैप करके पूरे कॉन्टेक्स्ट को हर कंपोनेंट में अवेलेबल कर दिया. ठीक है, एंड हमने फर्दर क्लीन अप के लिए टास्क प्रोवाइडर बना के उसी के अंदर सारे कॉन्टेक्स्ट और रिड्यूसर को ऐड करके बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया, जो हमने लास्ट में देखा था कि we have a very simple provider जिसके अंदर रिड्यूसर एंड कॉन्टेक्स्ट सारा इंक्लूडेड है. ठीक है, अच्छा, इस तरह से हमने एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया है जो टास्क का कॉन्टेक्स्ट है. ठीक है, अच्छा, अब जो आपकी एप्लीकेशन होती है, फर्स्ट करें कि आपकी एप्लीकेशन सिर्फ टास्क, उसमें एक फीचर नहीं है. लेट्स सपोज उसके अंदर एक और फीचर है, फॉर एग्जांपल मैसेजेस का, लेट्स सपोज, तो वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट आप बना सकते हैं. ठीक है, तो यू विल हैव वन कॉन्टेक्स्ट फॉर टास्क एंड यू कैन हैव अ सेकंड कॉन्टेक्स्ट फॉर मैसेजेस. फिर आपके पास थर्ड कॉन्टेक्स्ट हो सकता है फॉर एंड जो भी फीचर्स आप ऐड करना चाह रहे हैं इन योर एप्लीकेशन. सो डिपेंडिंग ऑन द फीचर्स यू हैव, आप उतने ही कॉन्टेक्स्ट और रिड्यूसर के पेयर्स क्रिएट कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर. ठीक है, the more features you have, the more complex context will become. ठीक है, and जितना complex होता जाता है, at a certain point आपको ये feel होगा कि now context is becoming harder to manage, और उस केस में फिर you'll need to jump into something like Redux. ठीक है, so this is our React. अच्छा, जो लास्ट वाला सेक्शन है, आई थिंक you can read up on this separately. We don't really need to go into the details of it in the class. These are all very advanced topics. For now, I think you should focus on the components, adding interactivity, and managing state. Okay, so this is good enough. We'll
end the React session here. If you guys have any questions, I have 10 minutes. We can talk. And if not, we can end the class. Okay, great. No questions. Thank you, everybody. आपको form मिल गया तो when you have time and if you're interested in working together, you can fill in that form. फिर या तो हेरा या मैं, हम दोनों में से कोई एक, one of us will reach out and we'll see what we can do. ठीक है? Thank you. फिर inshallah, I'll message Jasab, let him know that we've concluded the React training, and then he'll send a message about what to do for next steps in quarter 3. Thank you. Allah Hafiz.